नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक जो अध्याय है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है अपना परिसंचरण तंत्र। हम जो आज नया जो अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा परिसंचरण तंत्र। आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो अपना टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, जो रुधिर है उसके बारे में। तो देखो दोस्तों, परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ेंगे रुधिर के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परिसंचरण तंत्र क्या है। जो परिसंचरण तंत्र है ये जो रुधिर का सर्कुलेशन है, ठीक है। तो इसको हमने कहा है। अब देखो, ये जो परिसंचरण तंत्र है इसकी जो खोज है वो एक वैज्ञानिक, उनका नाम है विलियम हार्वे। तो ये जो परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज जिसने की, तो हम क्या कर सकते हैं कि परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे जो वैज्ञानिक है उन्होंने की। तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे। वैज्ञानिक का नाम है विलियम हार्वे। अब देखो, परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ेंगे ब्लड, रुधिर। तो रुधिर की हम बात करें, रुधिर रक्त, इसका दूसरा नाम है रक्त, और इंग्लिश में इसको कहेंगे ब्लड। अब ब्लड में देखो दोस्तों, ये जो ब्लड है, तो सबसे पहले हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में जो ब्लड का अध्ययन होता है, ठीक है, जो स्टडी ऑफ ब्लड है, उसको हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। इसको हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। तो जो रुधिर का जो अध्ययन है, रुधिर का अध्ययन, इसका जो अध्ययन है, स्टडी है, वो कहलाती है, अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। अब हम देखो कैसे याद रखेंगे, रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो उसका नाम हीमोग्लोबिन है। तो जो फर्स्ट अक्षर है उसका जो हीमो है, तो उसी से देख लेंगे कि ये बना किससे? हीमे से। तो हीमेटोलॉजी, तो इसका अध्ययन हो गया हीमेटोलॉजी। और देखें, जैसे कई बार क्वेश्चन आते हैं कि रक्त क्या है, कौन सा ऊतक है रक्त, ठीक है। तो रक्त जैसे हमें बोलने में मोस्टली हम यूज ये लेते हैं कि रक्त तरल संयोजी ऊतक है, जबकि रक्त क्या है? अर्ध ठोस तरल संयोजी ऊतक है। तो हम क्या कहेंगे, जो रुधिर है वो क्या है? अर्ध ठोस, अर्ध का मतलब आधा, अर्ध ठोस तरल संयोजी ऊतक, तो रुधिर क्या है? अर्ध ठोस तरल संयोजी ऊतक है। अब देखो दोस्तों, और देखें हम इसमें रुधिर के बारे में, तो रुधिर क्या है? एक बफर विलियन है। रुधिर क्या है? बफर विलियन। अब बफर की बात करें कि बफर क्या है, तो बफर क्या है कि देखो, बफर जैसे विलियन तो है ही, तो इसको हम क्या कहेंगे कि वह विलियन जो क्या करे, अपने पीएच मान में परिवर्तन का क्या करे? विरोध करे। उसको क्या कहेंगे? बफर विलियन। जो क्या करे? पीएच मान का क्या करे? विरोध। पीएच मान में परिवर्तन का, पीएच मान में
परिवर्तन का क्या करें, विरोध करें, ऐसा विलयन क्या कहलाता है, बफर विलयन। पीएच मान में परिवर्तन का विरोध करें उसको क्या कहेंगे, उस विलयन को बफर विलयन। और ये जो पीएच की बात करें तो पीएच के बारे में आपने पढ़ा होगा, पीएच क्या होती है, हाइड्रोजन आयनों के जो ऋणात्मक लघु गुणक है, हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। अब पीएच मान के बारे में हम दोस्तों थोड़ा सा देख लें। तो पीएच मान की बात करें तो एक स्केल होती है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में देखो दोस्तों, पीएच स्केल जैसे ये स्केल हो गई, ठीक है। तो पीएच स्केल में हम देखें तो इस साइड में जो लेंगे हम वो लेंगे अम्लीय और इस साइड वाले क्षारीय, एसिड एंड बेस। तो एसिड की बात करें तो इसमें जैसे 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और फिर जैसे हम यहाँ ले लें इसका जो मीडियम मध्यम भाग है वो यहाँ ले लें, ठीक है। ये 7, ये 8, ये 9 10 11 12 13 14 ऐसे। तो ये देखो, ये जो स्केल है, इस स्केल में 0 से लेकर 6 तक के जो मान है वो रहेंगे घटते हुए क्रम में, और ये आगे वाले जो मान है 8 से लेकर 14 तक ये है बढ़ते हुए क्रम में। देखो कैसे, अब ये जो है ये है उदासीन, ये तो है अम्लीय और ये क्षारीय, और ये जो भाग है ये है उदासीन। अब देखो यहां से लेकर यहां तक स्केल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां से यहां तक संख्या बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग अम्लीयता भी बढ़नी चाहिए। जबकि होता क्या है पीएच स्केल में, जैसे 0 पे जो है उसकी जो अम्लीयता है वो क्या है, सर्वाधिक अम्लीय है, वो क्या है, सर्वाधिक अम्लीय है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अम्लीयता के मान में क्या आ जाएगी, कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे आते आते जो अम्लीयता है वो क्या हो जाएगी, एकदम से कम हो जाएगी। और 7 पे आने पर अम्लीयता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब अम्लीय नहीं रहेगा। न यहाँ अम्लीयता रहेगी न क्षारीयता रहेगी, तो न अम्लीय है न क्षारीय है, तो कैसा होगा, यौगिक उदासीन होगा। तो अम्लीयता का क्रम यहां से बढ़ने की बजाय क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, घटता जाएगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है, 0 वाला, और सबसे कम है 6 पर। और यहाँ उदासीन, तो उदासीन की बात करें तो जल है जो है वो हो गया उदासीन, जल क्या हो गया, उदासीन विलयन। और ये जो 0 पे देखें तो इसमें लेते हैं HCl, HCl। तो HCl सबसे ज्यादा क्या है, अम्लीय है। तो HCl को क्या कितने पर स्केल में देखिए, पीएच स्केल में, तो इसका पीएच मान कितना है, 0, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है, अम्लीय। और ये हो गया जल। और सबसे ज्यादा क्षारीय देखें तो NaOH, 14 नंबर पे देखें हम तो NaOH, जिसकी क्षारीयता क्या है, सबसे ज्यादा। और देखो ये जो कौन सा बफर विलयन है, तो ये जो रुधिर है ये है कार्बोनिल बफर विलयन। तो ये कौन सा है, कार्बोनिल बफर विलयन, कार्बोनिल रुधिर है, ये कार्बोनिल बफर विलयन है, बफर विलयन। तो ये आपने पीएच स्केल के बारे में देखा। अब देखो, और ये जो क्षारीयता की बात करें तो 7 से 8 से लेकर 14 तक जो इसका मान है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और यहाँ अम्लीयता है ये घटती जाएगी। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट आगे हम देखें रुधिर के बारे में। तो देखो रुधिर की जो पीएच का मान है, रुधिर की पीएच, रुधिर की पीएच, तो रुधिर की पीएच होती है 7.4, 7.4। अब 7.4 पे हम बात करें तो 7.4 इस स्केल में हम देखें तो 7 पे तो हो गया उदासीन, और 7 से लेकर 8 के बीच में जो है
जैसे 7.4 लें तो यहाँ ले हम, तो 7.4 में क्या होगा, उदासीन होने के बाद में धीरे धीरे आगे देखें तो क्या होना स्टार्ट हो गया, क्षारीय होना स्टार्ट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, रुधिर की पीएच तो है 7.4, जो कैसी है, इन दोनों के बीच होने पर के कारण क्या होगी, हल्की क्षारीय, हल्की क्षारीय, लाइट बेस, हल्की क्षारीय। और अब रक्त की उत्पत्ति की बात करें तो रुधिर की जो उत्पत्ति है वो होती है मेसोड्रम, जो मेसोड्रम है उससे। तो रुधिर की उत्पत्ति उत्पत्ति मेसोड्रम से, मेसोड्रम से, मेसोड्रम से। तो ये हो गई इसकी उत्पत्ति के बारे में। अब हम मात्रा की बात करें तो देखो, जो रुधिर है ये शरीर में क्या रहेगा, मात्रा की बात करें तो कितनी है इसकी मात्रा शरीर में, 5 से लेकर 6 लीटर तक, 5 से लेकर 6 लीटर तक रुधिर की मात्रा होती है शरीर में। अब नेक्स्ट हम देखें इसके बारे में, तो जैसे कि शरीर के कितने भाग में रुधिर है, तो भाग की यदि बात करें हम, तो शरीर के भाग का देखें तो हम, भाग का देखें तो रुधिर कितना रहेगा, 7 से लेकर 11% रहेगा। और जैसे 1 यूनिट जो ब्लड है वो होगा 350 ml के बराबर, ml का मतलब मिलीलीटर। तो 1 यूनिट जो ब्लड है वो किसके बराबर है, 350 ml। आपने सुना होगा रक्तदान, जैसे ब्लड डोनेशन करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो उसमें जैसे ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उसमें यूनिट के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो 1 यूनिट बराबर 350 ml, m का मतलब मिली, l का मतलब लीटर, तो 350 मिली लीटर। तो जैसे हम ब्लड बैंक में देखें कि ब्लड को सेविंग कैसे रखते हैं वो, तो ब्लड बैंक में क्या करते हैं, 4.4 डिग्री सेल्सियस या जो 40 फ़ारेनहाइट जो ताप है उस पे क्या करेंगे, ब्लड को रखेंगे। और ब्लड को जमने से रोकने के लिए इसमें क्या मिला देंगे, ईडीटीए। ब्लड को जमने से रोकने के लिए इसमें मिलाते हैं ईडीटीए। ईडीटीए का पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो जमने से रोकने के लिए, जमने से रोकने के लिए जैसे ब्लड बाहर है, जैसे इसमें ब्लड बैंक में है, तो जमने से रोकने के लिए क्या करेंगे, इसमें ईडीटीए मिला देंगे। क्या मिला देंगे, ईडीटीए। ईडीटीए का पूरा नाम है, ई का मतलब एथिलीन, ई का मतलब है एथिलीन, ठीक है। और जो डी है इसका मतलब है डाइएमीन, डाइएमीन, टी का मतलब टेट्रा, टी का मतलब टेट्रा। और ये जो ए है इसका मतलब एसीटेट, एसीटेट। तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट मिलाते हैं इसमें ब्लड में। और जैसे मानव की जो रक्त वाहिनियां है इसमें प्राकृतिक जो प्रतिस्कंदक है वो होता है हेपेरिन, ठीक है। अब ब्लड के बारे में और हम देखें कि भाई ब्लड में का विस्तार से हम अध्ययन करें कि जैसे ये कितने भागों में डिवाइड है, तो क्या है, तो वो देखें तो इसमें देखो ब्लड जो है ब्लड है, इसको हम जैसे 2 भागों में डिवाइड करें तो एक तो होता है प्लाज्मा भाग, इसका प्लाज्मा, प्लाज्मा ये तो होता है 55%, 55%। और एक होती है रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं ये होती है 45%, 45%। अब ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा में क्या रहेगा, 90 से लेकर 92% तक क्या रहेगा, वाटर रहेगा, पानी रहेगा इसमें। और 8 से लेकर 10% क्या रहेगा इसमें, 8 से लेकर 10% क्या रहेगा इसमें, प्रोटीन रहेगा,
प्रोटीन। और ये जो प्लाज्मा है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्लाज्मा को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। देखो दोस्तों 3 भाग कौन से हैं। एक तो होता है एल्बुमिन, एक तो होता है एल्बुमिन, एल्बुमिन, एक है ग्लोबुमिन, ग्लोबुमिन, ग्लोबोमिन, एक फाइबिन, एक है फाइबिन। तो एक तो एल्बुमिन, ग्लोबुमिन और फाइबिन। अब ये जो एल्बुमिन है ये क्या करता है, एल्बुमिन जो प्रासरणिक जो क्रियाएं होती है उनका क्या करता है, नियंत्रण। ये तो क्या करता है, प्रासरणिक क्रियाओं का नियंत्रण। और ये एल्बुमिन करता है, सॉरी ये ग्लोबुमिन करता है जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको सिक्योर करता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। अब हम पढ़ें रक्त कणिकाओं के बारे में। जो ब्लड कार्पस है, कणिकाओं को बोलेंगे कार्पस। तो ब्लड कार्पस के बारे में हम देखें, जैसे रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाओं में देखें तो ये एक तो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये है रक्त कणिकाएं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी का पूरा नाम है लाल रक्त या रुधिर, लाल रक्त कणिकाएं, कणिका, लाल रक्त कणिका। इंग्लिश में कहेंगे रेड ब्लड कॉर्पस, रेड ब्लड कॉर्पस। इसका जो अन्य नाम है, इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम वो है, अन्य नाम इसका होता है इरिथ्रोसाइट। अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट। तो अन्य नाम में है इरिथ्रोसाइट। और जैसे निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण की प्रक्रिया जो है, आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं इरिथ्रोपाइसिस। निर्माण की, आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं, आरबीसी निर्माण प्रक्रिया को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस। अब जैसे आरबीसी के निर्माण कहाँ होता है वो देखें तो जो वयस्क अवस्था है उसमें आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और भ्रूणी अवस्था की बात करें तो उसमें यकृत में होता है। और आरंभ में जो बात करें आरबीसी के निर्माण की तो ये होता है पित्तक में। तो वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। तो वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण होगा अस्थि मज्जा में। अब जीवन काल की बात करें कि ये कितने दिन जीवित रह सकते हैं रक्त कणिकाएं आरबीसी वाली, तो ये इनका होता है जीवन काल, इनका होता है 120 दिन का जीवन काल, 120 दिन, जीवन काल 120 दिन। ठीक है। और आकार की हम बात करें तो स्तनधारियों में इनका आकार होगा बाइकॉन्वेव, और जो मेंढक है उभयचर है उनमें इनका आकार होगा बाइकॉन्वेक्स। और जैसे एक केंद्र की बात करें तो स्तनधारी जो हैं उनकी आरबीसी में, स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक जो है न्यूक्लियस, केंद्र को बोलेंगे न्यूक्लियस, केंद्र के नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। मतलब जो स्तनधारी है उनके आरबीसी में केंद्र के नहीं होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है। सिर्फ एक ही अपवाद है, जैसे एक दो अपवाद है, जैसे ऊंट हो गया, इनमें पाया जाता है केंद्र के आरबीसी में, तो ये अपवाद है ऊंट, एक दो और भी है। और क्या होता है कि आरबीसी में कोशिका का विभाजन है वो भी नहीं होता है। एक तो क्या है, आरबीसी में कोशिका विभाजन,
कोशिका विभाजन, इनमें केंद्र की नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, कोशिका विभाजन भी नहीं होगा। और इनकी संख्या की बात करें हम, इनकी संख्या की बात करें तो संख्या में देखिए तो मेल में तो इनकी संख्या रहेगी मोस्टली जैसे 50 से लेकर 55, 50 से लेकर 55 लाख पर घन। और फीमेल में रहेगी 45 से लेकर 50 लाख पर घन, लाख पर घन। अब हम देखें जैसे आपने आरबीसी का जो विनाश होता है वो होता है प्लीहा में। आरबीसी नष्ट कहाँ होती है, नष्ट होती है प्लीहा में जाकर, प्लीहा में आरबीसी नष्ट होती है प्लीहा में। प्लीहा में क्या होती है, आरबीसी नष्ट हो जाती है। तो अब देखो प्लीहा के बारे में हम देखें, अब हम देखें प्लीहा। प्लीहा को दूसरा नाम है तिल्ली, ठीक है। तो ये संरचना जो है प्लीहा है ये कहाँ, आमाशय के पास में पाई जाती है। ठीक, तो ये आमाशय के पास में पाई जाती है, आमाशय के पास में पाई जाती है। प्लीहा कहाँ पाया जाता है, आमाशय के पास में, ठीक है। और ये जो प्लीहा है ये सबसे बड़ी क्या है, लसिका ग्रंथि, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि, और रंग की बात करें तो लाल रंग, प्लीहा का रंग कैसा है, लाल रंग। अब देखो होता क्या है, 120 दिन इनका जीवन काल होता है आरबीसी का। तो 120 दिनों के बाद में ये आरबीसी जो है ये प्लीहा में जाकर सिक्कों की तरह जमना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर आरबीसी का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो आरबीसी को क्या कहते हैं, सॉरी ये प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो प्लीहा क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लीहा है ये आरबीसी का कब्रिस्तान है। प्लीहा क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान। और इसको शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं, प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक, ब्लड बैंक, शरीर का ब्लड बैंक क्या है, प्लीहा तिल्ली। अभी प्लीहा है, इसके दो भाग होते हैं, प्लीहा के दो भाग होते हैं, ठीक है। एक तो होता है श्वेत मज्जा, श्वेत मज्जा, एक होता है लाल मज्जा, लाल मज्जा। प्लीहा के दो भाग हैं, एक तो होता है श्वेत मज्जा और एक होता है लाल मज्जा, ठीक है दोस्तों। अब हम जैसे देखें हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन जो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके बारे में। तो हीमोग्लोबिन जो है ये क्या है कि बैंगनी रंग का वर्णक है। ये हीमोग्लोबिन क्या है, बैंगनी रंग का वर्णक है। ये बैंगनी रंग का वर्णक, हीमोग्लोबिन क्या है, बैंगनी रंग का वर्णक। इसका जो कार्य है ये क्या है, ऑक्सीजन का क्या करना, परिवहन का करना। तो कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। तो कार्य हो गया ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, श्वसनीय वर्णक। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया, श्वसनीय वर्णक, श्वसनीय वर्णक। ये हो गया श्वसनीय वर्णक। और जो हीमोग्लोबिन है तो इसका जैसे क्रम की बात करें हीमोग्लोबिन की, तो सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा भ्रूणावस्था में, फिर जैसे जैसे
बालक बड़ा होगा, बाल्यावस्था में आएगा, तो उस समय ना सबसे ज्यादा रहेगा भ्रूणावस्था में, फिर क्या होगा, हीमोग्लोबिन घटता जाएगा, फिर बाल्यावस्था में कम हो जाएगा, फिर वयस्क अवस्था में इससे भी कम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन महिलाओं और पुरुषों में देखें तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है महिलाओं की अपेक्षा। ठीक है, ये हो गया अपना हीमोग्लोबिन कंप्लीट। अब दोस्तों जैसे अपना नेक्स्ट जो भाग है इसका ब्लड का, इसमें रक्त कणिकाओं में देख रहे हैं, तो जो ब्लड का भाग है वो होता है 2 नंबर पे हम देखें WBC। WBC का नाम है श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड कॉर्पस। WBC श्वेत रक्त कणिका। अब ये WBC है, इसका जो अन्य नाम है इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। इसका अन्य नाम है ल्यूकोसाइट, अन्य नाम ल्यूकोसाइट। और इसके जीवन काल की हम बात करें तो इसका जीवन काल होता है, WBC का जीवन काल 4 से 7 दिन, 4 से 7 दिन का जीवन काल होता है इसका। और इसकी संख्या की हम बात करें तो इसकी संख्या होती है 6000 से लेकर 10,000 तक, 6000 से लेकर 10,000 तक। और इसका जो शरीर में कार्य है वो है भक्षण का कार्य। कार्य क्या है? भक्षण का। WBC का कार्य है भक्षण का। ठीक है। और हमने पढ़ा RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि WBC में क्या है? केंद्रक पाया जाता है। जो अपशिष्ट है जो ब्लड में, उनका क्या करना? भक्षण करने का कार्य है इसका। इसमें केंद्रक पाया जाता है। जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। और WBC के जो प्रकार के हम बात करें तो WBC के प्रकार जैसे 2 प्रकार हैं। एक तो कणिका में, WBC के प्रकार के हम बात करें तो 2 प्रकार हैं। एक तो हो गया कणिका में, कणिका में जो 65% भाग है, और एक है अकणिका में, अकणिका में। और जो कणिका में जो भाग है 65%, इसको भी जैसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है न्यूट्रोफिल, एक मिनट, सॉरी, ये 65% ये है न्यूट्रोफिल इसमें, कणिका में। एक तो गया न्यूट्रोफिल, एक होता है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। और जो तीसरा है वो होता है इओसिनोफिल, सोनोफिल। ठीक है। और जो अकणिका में है, इसको भी देखो डिवाइड किया गया है 2 भागों में। एक तो है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। तो ये हो गया अपना WBC कंप्लीट। अब जो लास्ट अपना बचा है इसमें 3 नंबर पे, वो है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स में हम देखें दोस्तों तो इनकी जो अन्य नाम है, वो है एक तो पट्टिकाणु, बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट। पट्टिकाणु, बिंबाणु और थ्रोम्बोसाइट, ये इसके अन्य नाम हो गए। और इनकी संख्या की हम बात करें तो इनकी संख्या है 1.5 से लेकर 1.5 to 3.5 लाख पर घन। और इनका जो निर्माण है वो होता है अस्थि मज्जा में।
प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। और हम जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल है 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन। और इसका जो कार्य है, कार्य की हम बात करें तो कार्य है इसका जो रुधिर का थक्का बनाने का कार्य है। तो रुधिर का थक्का, थक्का बनाने का, ठीक है। और जैसे आपने डेंगू रोग में देखा होगा, प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? डेंगू रोग में प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो डेंगू में क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स जो है वो क्या हो जाती है? कम होना स्टार्ट हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।